गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सबका पढ़ाई लिखा हो रहा है। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न क्लास 9 फिजिक्स साउंड। ठीक है, तो साउंड में हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था साउंड वेव्स का। तो साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक देखा था, उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने उसमें स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, इसी कारण से हमने दो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड छोड़ दिया था। एक था टिम्बर, या उसी को हम कहते हैं क्वालिटी, और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ साउंड। पहला क्या हो गया आपका? टिम्बर हो गया, जिसको हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं, टिम्बर ऑफ साउंड या क्वालिटी ऑफ साउंड। दूसरा होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है कि जब कभी भी साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, जब कभी क्या किया जाता है, साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, और एक ही टाइप के साउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिसकी क्या फ्रीक्वेंसी सेम, अलग अलग टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो उनका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एक होता है। साउंड अलग अलग लगेंगे, जैसे मान लो कि एक बार में हारमोनियम बज रहा है, या फ्लूट बज रहा है, गिटार बज रहा है, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ बजती हैं तो उसमें क्या होता है, सबका साउंड अलग अलग होता है। सबको आप डिस्टिंग्यूश कर सकते हो कि कौन सा साउंड किस चीज़ का आ रहा है। ठीक है, या फिर बीच में कोई सिंगर गा रहा है, मेल या फीमेल, तो मेल का साउंड अलग और फीमेल का साउंड अलग। तो दीज ऑल द थिंग्स हैपन ड्यू टू टिम्बर और क्वालिटी। ये किसके कारण से हो पाता है? टिम्बर और क्वालिटी कारण से। ये चीज़ पॉसिबल है, तो किसके कारण से पॉसिबल है? तो टिम्बर और क्वालिटी के कारण से पॉसिबल है। देन व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ टिम्बर और क्वालिटी? टिम्बर या क्वालिटी का क्या डेफिनेशन हो सकता है? तो लिख सकते हैं द क्वालिटी ऑफ और टिम्बर, द क्वालिटी और टिम्बर, द क्वालिटी और timbre of a sound, क्या लिखा है? द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ अ साउंड। क्वालिटी और टिम्बर जो होता है किसी एक साउंड का, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड, that characteristics of a sound is that characteristics of sound wave, और वेव खाली लिख दो ना, साउंड वेव, साउंड तो आगे में लिख दिया हमने, वेव क्या होता है? अ क्वालिटी और टिम्बर ऑफ अ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, या सिर्फ वेव भी लिख सकते हैं। ठीक है, साउंड वेव भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप उसमें? वेव भी लिख सकते हो और साउंड वेव भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्यूश क्या करता है? क्वालिटी या टिम्बर साउंड का वह कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, साउंड वेव का वह कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, कोई दिक्कत नहीं। साउंड वेव का वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्यूश। ठीक है, जो क्या करने में मदद करता है कि हम लोग को डिस्टिंग्यूश करने में मदद करता है। ठीक है, या डिफरेंसेस करने में मदद करता है। ठीक है, क्या करने में मदद करता है? डिफरेंस करने में मदद करता है, या डिस्टिंग्यूश करने में मदद करता है। इनेबल अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कर दीजिए, ज़्यादा सुंदर होगा, आपके लिए भी आसान वर्ड होगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट साउंड, बिटवीन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय different musical instrument, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं? जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साउंड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे उनका साउंड क्या होगा? डिफरेंट होगा। कोई जो होगा क्या होगा? मेम्ब्रेन वाला साउंड होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें लगे हुए। तो मेम्ब्रेन्स कहने का मतलब क्या? जैसे ड्रम हो गया, ढोल हो गया, ठीक है, ये सब जो होते हैं उसमें मेम्ब्रेन लगे होते हैं, तो उनका साउंड अलग आता है। किसी में स्ट्रिंग लगा होता है तो उनका साउंड अलग आता है। और किसी में क्या होता है? मेटल्स का ही बना होता है, जैसे हमें झुनझुना होता है, मेटल्स का बना होता है, तो उसका साउंड अलग होता है, रिंगिंग साउंड आता है। ठीक है, जिसको सोनरस भी कहते हैं। तो डिफरेंट जो मटेरियल्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में,
क्या किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किए जाते हैं उनकी जो साउंड होती है वो अलग अलग आती है, ठीक है, साउंड अलग अलग, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबका क्या होता है, एक ही होता है। फ्रीक्वेंसी सबका क्या होता है, एक होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सबका सेम होता है। और इस करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोन, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। सेम फ्रीक्वेंसी अगर वो सिंगल फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। बोलते हैं ना एक टोन में गाओ, जब कभी हम लोग क्या करते हैं म्यूजिक के लिए गाने के लिए किसी को सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप सॉन्ग जब होता है तो ग्रुप सॉन्ग में हम लोग क्या करते हैं कि जो सॉन्ग सेलेक्ट किया जाता है उसमें से वैसे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जिनकी टोन एक जैसी हो। बोलते हैं टोन मिल नहीं रहा है, ठीक है, टोन नहीं मिल रहा है का मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरे फ्रीक्वेंसी में गा रहा है, कोई दूसरे फ्रीक्वेंसी में गा रहा है, कोई किसी और फ्रीक्वेंसी में गा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट अगर फ्रीक्वेंसी में वो गाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, टोन उन लोगों का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट of unique frequency यानी ओनली वन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यूनिक फ्रीक्वेंसी, या फिर लिख सकते हैं आप ओनली वन फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज टोन, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। अब देखो टिम्बर टोन हो गई है, जब एक तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसको टोन कहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जो साउंड प्रोड्यूस होंगे उनको क्या कहेंगे, हम नॉइस कहेंगे, ठीक है। म्यूजिक जो होता है, म्यूजिक में एक फ्रीक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस होते हैं इसलिए क्या कहलाता है, वो म्यूजिक कहलाता है। एक फ्रीक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस होते हैं इसलिए उसे क्या कहते हैं, हम म्यूजिक कहते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस होने लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं, और अनप्लीजेंट होते हैं, ठीक है। एक टोन में आता है इसलिए सुनने में कान को अच्छा लगता है, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट टोन्स के गाने आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टोन्स के अलग अलग टाइप्स के हॉर्न का आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एंड द साउंड produced by different एक मिनट, तो क्या लिखा हुआ है कि एंड द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट of different frequency of different frequency then that is known as frequency that is known as noise, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, जब कभी भी डिफरेंट क्वालिटी का, ठीक है, डिफरेंट टाइप के अगर साउंड प्रोड्यूस होने लग जाए, डिफरेंट टाइप के क्या होने लग जाए, साउंड प्रोड्यूस होने लग जाए, ठीक है, जिसके फ्रीक्वेंसी क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, उसका लाउडनेस अलग अलग हो, कहीं पे ज़्यादा लाउड हो जाए, कहीं पे कम हो जाए, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी बड़ा अजीबोगरीब, मतलब एक साथ ना बजे, अलग अलग पों पाँ पों ऐसा करते हैं कुछ इस तरह का। तो उस तरह के जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं उसे हम टोन नहीं कर सकते, ठीक है। वो टिम्बर है, क्वालिटी है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स का साउंड प्रोड्यूसर डिफरेंट चीज़ें साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो हमको पता चलेगा कि मोटरसाइकिल का हॉर्न कौन सा है, 4 व्हीलर का हॉर्न कौन सा है, आदमी चिल्ला रहा है उसका हॉर्न कौन सा है, सब पता चलेगा, आदमी का हॉर्न, ठीक है, आदमी का आवाज़ पता चल जाएगा कि ह्यूमन बींग्स कैसे चिल्ला रहे, जानवर कैसे चिल्ला रहे, सबका अलग अलग होगा, दैट इज़ क्वालिटी। बट उसकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। 10 जानवर अगर एक साथ बोले तो क्या लगता है 10 जानवर का फ्रीक्वेंसी एक जैसा होगा, संभव नहीं है। अगर 10 जानवर का फ्रीक्वेंसी एक जैसा होगा तो उनका भी ग्रुप सॉन्ग हो जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें क्या है कि अगर उनका फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर उनका फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे, फ्रीक्वेंसी अगर उनका सेम है तो उसे हम क्या कहते हैं, टोन कहते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉइस कहेंगे, ठीक है। साउंड जो प्रोड्यूस होता है डिफरेंट डिवाइस या डिफरेंट मटेरियल से, कैसे भी, जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, अगर मान लो कि नया आदमी है,
मतलब कि उसको बजाने नहीं आता है, मतलब म्यूजिकल प्लेयर जो है नया है, ठीक है, उसे बजाने नहीं आता है। जैसे मन तैसे अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि चलो इसको ड्रम बजाना है, तो ड्रम जैसे तैसे बजाएंगे, सुनने में अच्छा लगेगा और ख़राब लगेगा। ड्रम बजा रहे, कोई हारमोनियम बजा रहे, जैसे मन कर पे पाँ कर रहा है, जैसे मन किया वैसे बजा रहा है, तो उस कंडीशन में सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग ओनली वन फ्रीक्वेंसी, यूनिक फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ कॉल्ड टोन। हम लोग को क्या हो रहा है, वन फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। तो अलग अलग होता है, जैसे हम लोग ग्रुप सॉन्ग बताए थे, एग्जाम्पल अभी जस्ट दिया कि ग्रुप सॉन्ग में हम लोग उसी लोगों को सेलेक्ट करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो, टोन एक जैसा हो। और टोन अगर अलग अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक कुछ और गाएंगे, दूसरा कुछ और गाएंगे, सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो इसीलिए हम लोग क्वालिटी और टिम्बर का ध्यान रखते हैं। तो नॉइस और शायद म्यूजिक में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। म्यूजिक में क्या होता है, टोन होता है जिसमें कि एक फ्रीक्वेंसी होता है, कॉमन फ्रीक्वेंसी होता है, जिसके कारण से वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नॉइस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होते हैं, जिसके कारण से सुनने में अनप्लीजेंट लगता है। यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, म्यूजिक इज प्लीजेंट in listening या while we listen, when we listen या when we hear, जब हम उसको सुनते हैं। एंड साउंड इज अनप्लीजेंट, साउंड इज प्लीजेंट एंड नॉइस इज ना, म्यूजिक हो गया ना, हाँ नॉइस का यहाँ पे करना पड़ेगा हमको, नॉइस इज, नॉइस है ना, इज अनप्लीजेंट, ठीक है। साउंड जो होता है, म्यूजिक जो होता है प्लीजेंट होता है, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी का आता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कान को, ठीक है। और दूसरा होता है नॉइज होता है जो अनप्लीजेंट होता है। जैसे आप कभी हेडफोन लगा करके, ईयरफोन लगा के जब आप बात करते हो, ठीक है, एक कान वाला ईयरफोन बज रहा है, हेडफोन बज रहा है, दूसरे कान वाला ईयरफोन और हेडफोन नहीं बज रहा है, ठीक है, कभी ये बज रहा है कभी ये बज रहा है, कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे अगर हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप इरिटेट हो जाएंगे। कभी ऐसा करके देखना, ठीक है, एक ऐसे करना है, एक कान से निकालना, दूसरे में लगाना, ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे करोगे तो क्या होगा, आपको क्लियर सुनाई नहीं देगा और इरिटेशन होने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा, ठीक है। तो वो अनप्लीजेंट साउंड हो जाता है। एक्चुअली इट वर्क्स लाइक नॉइस। वो कैसा काम करेगा, नॉइस की तरह काम करेगा, क्योंकि पहले इस कान में गया, फिर कुछ इस कान में गया, फिर इस कान में, कंटिन्यूसली ऐसे करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, साउंड पहले इस कान में, फिर इस कान में, फिर इस कान में, कंटिन्यूसली इस तरह से चेंज करेगा, तो आपको टोन उसका समझ में नहीं आएगा। जब टोन नहीं समझ में आएगा तो क्या बन जाएगा, वो नॉइस बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया टिम्बर और क्वालिटी की बात। अब नेक्स्ट देखेंगे बोलो इंटेंसिटी का। इरेज कर दें इसको, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इरेज करते हैं। ओके, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज रिटन ऑन बोर्ड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ, लिख दिया ना, द अमाउंट ऑफ, है ना, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी कि एक पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, मान लो इस पार्टिकुलर एरिया में कितने साउंड पास कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। एक पार्टिकुलर एरिया में कितने साउंड पास कर रहे हैं उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ से बोले, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा कि साउंड एनर्जी जो होगा इतनी दूर में पास करेगा, नज़दीक हो गया तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा हो गया। जैसे से हम दूर होते जाएंगे उससे साउंड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि एरिया उसमें क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया, चेंज कर गया, एरिया क्या हो गया, चेंज कर गया, तो उसके हिसाब से इंटेंसिटी भी क्या कर जाएगा, उसका चेंज कर जाएगा। इंटेंसिटी क्या कर जाएगा, उसका चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी चेंज कर गया, एरिया चेंज करते ही क्या चेंज कर गया, इंटेंसिटी चेंज कर गया। जैसे आप यहाँ पे हो तो एरिया इसका क्या है, कम है ना, यहाँ से सोर्स मान लो यहाँ पे, तो एरिया यहाँ पे कम है तो इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एरिया बढ़ते जाएगा, उसका इंटेंसिटी क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं, मान लो जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे खड़ा होकर आप सुनते हो, और दूसरा मान लो 1 किलोमीटर दूर खड़ा होकर सुनते हो, या फिर ऐसे भी देख सकते हो। तो उस पर क्या होगा, जब नज़दीक खड़े होगे तो ज़्यादा सुनाई देगा, और जो दूर खड़े होगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, कम सुनाई देगा, ठीक है। यहाँ पे खड़े हैं तो ज़्यादा सुनाई देगा, और दूर जाओगे तो कम सुनाई देगा। बात समझ में आ रहा है। या डीजे जब बजता है तो डीजे के पास अगर आप खड़े हो जाते हो तो आपको लगता है पूरा वाइब्रेशन होने लगता है। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ साउंड, क्योंकि क्या कर रहा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ऑन दैट टाइम इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। इंटेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा तो उसका लाउडनेस भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, लाउडनेस भी उसका मैक्सिमम। दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा और लाउडनेस भी थोड़ा
कम हो जाएगा। बट यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो अलग चीज़ है और लाउडनेस जो है वो अलग चीज़ है। इंटेंसिटी डिफरेंट अदर देन लाउडनेस। इंटेंसिटी जो होता है अलग होता है और लाउडनेस क्या होता है अलग। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपको समझ में आया होगा कि जो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी होता है, कितना साउंड एनर्जी इस एरिया में ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ तो एरिया यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। जैसे कि आप लिखना चाहोगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो क्या लिखोगे आप, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू एनर्जी, साउंड एनर्जी लिख दो, है ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया। बात समझ में आए। साउंड एनर्जी, तो साउंड एनर्जी हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे जैसे भी आपको निकालना 1/2 mv² है, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं साउंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी निकल जाएगा और उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, कम होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा, दूर जाएंगे तो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया तो इंटेंसिटी और कम। और जब बढ़ेगा, देखो एरिया जो है उस इंटेंसिटी का क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शन, एरिया बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी घटता चला जाएगा। तो इसका ऐसा यूनिट अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी तो एनर्जी का क्या होता है, ठीक है, एनर्जी का क्या लिख सकते हैं, पासिंग थ्रू एनर्जी का हम क्या लिख सकते हैं, तो एनर्जी का जो हम लिखेंगे, एनर्जी का जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, साउंड एनर्जी है तो जूल, और इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम लोग, जूल मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, तो जूल मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो हो गया यूनिट एरिया में जो पास करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे तो जूल मीटर स्क्वायर। एनर्जी ऊपर में तो एनर्जी लगा दिए और नीचे हो गया मीटर, पर यूनिट क्या लिखा हुआ कि पर यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट एरिया में जितना इंटेंसिटी होगा उसी को क्या कहेंगे हम, ये कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है। ठीक है, साउंड एनर्जी पर यूनिट, साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इसको क्या करेंगे, साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लिख सकते हैं, ठीक है, अमाउंट लिखा हुआ है ना, तो अमाउंट ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड एनर्जी, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी। तो अमाउंट जब भी निकालेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, टाइम से डिवाइड करने की, रेट ऑफ, ठीक है, द रेट ऑफ साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाएगा तो पावर हो गया डिवाइडेड बाई एरिया हो गया। अगर इसके एसआई यूनिट की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा वाट मीटर स्क्वायर। ठीक है, डब्लू मीटर स्क्वायर या WT वाट मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी का जो एरिया होता है, सॉरी एसआई यूनिट होता है वो वाट मीटर स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वाट मीटर स्क्वायर होता है। अब इंटेंसिटी और लाउडनेस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होता है, एट ए टाइम एक चीज़ नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा क्या है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड और लाउडनेस, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो लिखेंगे लाउडनेस, जरूरी नहीं कि सेम हो, लाउडनेस इज डिफर फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, ये जो लाउडनेस होता है क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड से डिफर होता है। लाउडनेस जो होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड से डिफर होता है, लाउडनेस जो होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड से क्या होता है, अलग होता है। इट्स एसआई यूनिट इज, क्योंकि देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होता है, लाउडनेस का एसआई यूनिट क्या होता है, पावर का जो हम देखें, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो देखें वो क्या देखें, वाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन लाउडनेस का जो एसआई यूनिट होता है, किसका होता है, लाउडनेस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, डेसिबल, यानी कि हम उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीबी लिखते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट इज डेसीबल। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, डेसीबल होता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डी और कैपिटल बी। डेसीबल को हम लोग क्या लिखते हैं, डी और कैपिटल बी। ध्यान दीजिएगा कि डी जो है वो स्मॉल होगा और बी जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखा कि क्या लाउडनेस का एसआई यूनिट क्या होता है, डेसीबल होता है। कहीं पे अगर नहीं लिखा हो, छूट गया हो, तो आप उसको याद से ऐड कर लेंगे कि द एसआई यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसीबल। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है लाउडनेस का, डेसीबल होता है। इंटेंसिटी का क्या हो गया एसआई यूनिट,
एनर्जी बाई टाइम बाई एरिया, क्योंकि अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी दिया हुआ है, अमाउंट का मतलब उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का जब अमाउंट निकालना होता है, ठीक है, फिजिक्स की भाषा में जब अमाउंट निकालना होता है तो उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। रेट निकालना होता है तो टाइम से डिवाइड करते हैं, किसे निकालते हैं, टाइम से उसको डिवाइड करते हैं। तो अमाउंट यहाँ पे निकाले, टाइम से उसको डिवाइड कर लिए, तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम लाउडनेस, क्योंकि इंटेंसिटी का क्या होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, लाउडनेस का क्या होता है डेसिबल होता है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, तो लाउडनेस फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है कि एम्पलीट्यूड उसका कितना ज़्यादा है, ठीक है। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है कि पर यूनिट एरिया में, ठीक है, पर यूनिट एरिया में 1 सेकेंड में या पर्टिकुलर टाइम में कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको थोड़ा सा और चाहें तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका हो जाएगा एनर्जी का ई, या फिर ऐसे लिख सकते हो जूल पर सेकेंड और पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड का हो जाएगा वॉट, हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ऐसे भी आप एक्सटेंड करके इसको लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सोर्स एनर्जी तो पावर हो जाएगा, पावर बाई एरिया, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इतना कुछ क्लियर हो गया। इरेज कर दे इसको। इरेज करने के बाद हम लोग देखते हैं कुछ नॉमरिकल्स। पहले रिलेशन एक बार फिर से देख लेंगे, उसके बाद कुछ नॉमरिकल सॉल्व करेंगे। इरेज कर इसको, जल्दी से लिखिए। चलिए एक बार फिर से हम लोग फार्मूला रिवाइज कर ले कि क्या क्या फार्मूला होता है और हम क्या क्या चीज़ को क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। जैसे वेवलेंथ है, इसको हम लैम्डा लिखते हैं, पहला वेवलेंथ लैम्डा, फिर दूसरा फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग एफ से लिखते हैं, ज़्यादा आसान है एफ लिखना, कोई एन भी लिखते हैं, कोई वी भी लिखते हैं, एफ भी लिखते हैं। तो एफ स्टैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना और समझना ज़्यादा आसानी, इसलिए हम एफ हमेशा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू वी। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितना हो गया, वी हो गया। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू हो गया टी। मान लो टाइम पीरियड हमने लिया टी। अब देखो डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, वी इंटू टू। पता है आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। कैसे हुआ भाई, तो डिस्टेंस लैम्डा हो गया इज इक्वल टू स्पीड हो गया, क्या इसका वेव किस स्पीड से चल रहा है, और टाइम पीरियड क्या होगा कि एक वेव को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है। एक वेव को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव यानी किस वेलोसिटी से वो साउंड वेव्स ट्रैवल कर रहा है उसको वी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में कितना साइकिल वो करता है, और वेवलेंथ हो गया लैम्डा कि कितना डिस्टेंस पे वो साइकिल रिपीट करता है। सारे डेफिनेशन आपको बताया जा चुका है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, अगर आप वी निकालना चाहोगे तो लैम्डा बाई टी कर सकते हो। देखो वी तो टी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, वी लैम्डा बाई टी। अब देखो यहाँ पे लैम्डा हो गया। अब टी कैन बी रिटन एज 1/t इज इक्वल टू वी। तो v इज इक्वल टू लैम्डा, और 1/t का वैल्यू क्या होता है, f। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। सिंस 1/t इज इक्वल टू क्या होता है f, या फिर 1/f इज इक्वल टू क्या होता है t होता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। ये चीज़ हो गया। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना होगा तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या फार्मूला यूज़ कर सकते हो आप, टाइम पीरियड इज इक्वल टू लैम्डा बाई वी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि विच फार्मूला डू यू वांट टू अप्लाई, ठीक है। कौन सा फार्मूला आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। फिर से इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे साइड में, ताकि आपको क्वेश्चन जब दें तो आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकें। रेज कर दे इसको। नेक्स्ट पार्ट लिखे, क्वेश्चन लिखे इसका। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस ऑन अ ट्वाइस लिंक की, ठीक है, स्लिंक, ठीक है। ट्वाइस लिंक है। तो ट्वाइस लिंक क्या होता है, स्लिंक आखिर होता क्या है, स्लिंक। स्लिंक का मतलब आप क्या जानते हो, स्लिंक क्या होता है। तो स्लिंक एक इस तरह का ऐसा कुछ मटेरियल होता है, ठीक है। इस तरह का स्लिंक एक मटेरियल होता है जो कि गोल गोल राउंड राउंड बना होता है, ठीक है। या स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग टाइप का होता है, तो खींचते हैं तो शेप चेंज कर जाता है, ठीक है, शेप चेंज करता है ना। तो इस तरह का बना हुआ है, इसको बोलते हैं स्लिंग की, ठीक है। इसमें कोई चीज़ लगा होता है, इधर मान लो कोई भी चीज़ लगा होता है, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, इधर भी कोई भी चीज़ लगा होता है,
इसको भी चलेगा, तो स्लिंकी होता है। इसको खींचते से पढ़ के शेप चेंज कर जाता है इसका, इसको कहते हैं स्लिंकी। ठीक है, ट्वाइस लिंकी खेलने वाला। तो ट्वाइस लिंकी क्या होता था, पहले एक घोड़ा आता था, घोड़ा के बीच में लगा होता था, तो दबाते थे तो प्रेशर के कारण से क्या होता था, आगे बढ़ता था। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं स्लिंकी में। ठीक है, दो तरफ लगा हुआ है, मुंह लगा हुआ है, दोनों तरफ घोड़ा है, कुत्ते का मुंह दोनों तरफ लगाओ, बीच में रब स्प्रिंग लगा, उसको खींचेंगे ऐसे तो दोनों बढ़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, छोड़ेंगे तो दोनों चिपक जाएगा। इस तरह के खिलौने होते हैं, इसको स्लिंकी कहते हैं। ऐसे क्या लिखा हुआ है कि द बीव्स ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसको जब खींचे, ठीक है, इसको जब क्या किए, खींचे या फिर इसको एक जगह फिक्स कर दिए, इसको एक जगह क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, और इसको ऐसे खींचे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना, इसको ऐसे खींचे तो क्या वेव्स को जो ट्रैवल कर रहा है वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि वेव्स ट्रैवल करने का जो स्पीड है, यानी कि v जो आपका है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। v जो ट्रैवल कर रहा है उसको खींचे ऐसे, तो यहाँ पे कंप्रेशन रेफ्रेक्शन ऐसे बना, तो उसको क्या कहेंगे, वो कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इसका दिया हुआ है कितना, f इक्वल टू दिया हुआ है 20 हर्ट्स। ठीक है, बोलते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन द सिंक। ठीक है, कंप्रेशन कैसे बनेगा, ऐसे जैसे हो गया, यहाँ पे ये है ना, ये कंप्रेशन हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का बन रहा है, रेयर फ्रैक्शन हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह का बनेगा तो कंप्रेशन हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस कितना, वो आपको निकालना, मतलब वेवलेंथ निकालना है। क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो लैम्डा आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लैम्डा आपको फाइंड करना है। अभी जस्ट मैंने लैम्डा का एक फार्मूला लिखा था, लैम्डा का मैंने एक फार्मूला क्या लिखा था, देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, जस्ट मैंने अभी फार्मूला लिखा, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। अब लैम्डा क्या होता है भाई, लैम्डा अगर फाइंड करना तो v बाई एफ। देखिए v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ, तो v का वैल्यू कितना दिया वो लिख देते हैं हम लोग। तो v का वैल्यू दिया हुआ 30, पहले यहाँ पे लिखो ना, लैम्डा इज इक्वल टू 30 और ये दिया हुआ 20। ठीक है, हर्ट्ज है तो ये हर्ट्ज सेकेंड कट जाएगा दोनों, क्योंकि हर्ट्ज भी क्या होता है 1/f सेकेंड होता है, तो सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पे देखिए सेकेंड और हर्ट्ज का जो यूनिट होता है, हाँ सेकेंड और हर्ट्ज दोनों एक ही चीज़ होता है, सेकेंड और हर्ट्ज में अंतर नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्या लिखते हैं, देखो f इज इक्वल टू लिखते हैं तो क्या आता है 1/t, तो f इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। ऊपर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, चलो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि f इज इक्वल टू क्या होता है 1/t, तो f इज इक्वल टू 1/सेकेंड, यानी f इज इक्वल टू सेकेंड पर, और सेकेंड पर यूनिट को हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हर्ट्ज और सेंटीमीटर है, नहीं दिख रहा आपको, ऐसे लिखो ना, चलो ठीक है ऐसे कर देते हैं हम लोग, सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू हर्ट्ज। तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर बचेगा। तो एक कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर का। या फिर तुम यहाँ से लिख सकते हो, ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का जो डिफरेंस हो गया एक का कंप्रेशन का, कंजिक्यूटिव कंप्रेशन का जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। रेज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो बोर्ड पे। इसमें क्या लिखा हो भाई, कि साउंड वेव्स हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 किलो हर्ट्स। ठीक है, साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना किलो हर्ट्स का है, 2 किलो हर्ट्स का, 2 किलो हर्ट्स। तो इसको क्या करेंगे, तो f इज इक्वल टू 2000 हर्ट्स। ठीक है, f इज इक्वल टू इतना हो गया। वेवलेंथ इज गिवन, लैम्डा इज गिवन 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, लैम्डा 35 सेंटीमीटर है ना, और डिस्टेंस दिया हुआ है इसका कितना, डिस्टेंस इज इक्वल टू दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, लैम्डा अलग है, डिस्टेंस अलग हो गया, लैम्डा अलग हो गया,
ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गया, अलग हो गया, लैम्डा अलग हो गया, ठीक है, एफ अलग हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया, लैम्डा हो गया। तो क्या लगता है हम लोग इससे वी निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा, वेवलेंथ मोशन का, वेवलेंथ का यानी कि वेव के मोशन का स्पीड क्या होगा। वेव के मोशन का अगर स्पीड हमको निकल जाए तो उससे हम टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एफ दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अभी जस्ट बताया वी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एफ लैम्डा होता है, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो वेलोसिटी एफ इज 2000 एंड लैम्डा इज 35 सेंटीमीटर ना। इसको आप क्या करो, 1000 से डिवाइड करके, 100 से डिवाइड करके उसको मीटर में कर सकते हो। 100 से डिवाइड करें तो मीटर में हो जाएगा, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 कि 700 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना मीटर वो ट्रैवल कर रहा है, 700 मीटर वो ट्रैवल कर रहा है। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। इसको मीटर में करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1500 मीटर। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 1500 मीटर। 1 सेकेंड में 700 मीटर चल रहा है, तो 1500 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी या स्पीड, जो भी लिखना आप लिख सकते हो। तो डिस्टेंस का वैल्यू है 1500 और स्पीड का यहाँ वैल्यू कितना है 700। 2 0 से 2 0 करके इसको जब फाइंड करेंगे तो कितना निकलेगा 2 वटेवर, ऐसा करके 2.2 करके कुछ आपका आंसर आने वाला है। 2.1 सेकेंड। 2.1 सेकेंड में साउंड जो है वहाँ पहुँच जाएगा। कितने सेकेंड में पहुँच जाएगा, 2.1 सेकेंड में साउंड वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ इसको पहुँचना है। ठीक है, रीच कर दे। समझ में आया सबको कैसे निकालना है। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो एफ लैम्डा लगा करके वेलोसिटी फाइंड करें मीटर पर सेकेंड में। देखो यहाँ पे ये क्या था भाई, तो ये सेंटीमीटर था, इसको मीटर में करने के लिए इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया, 2 0 से 2 0 कट के आंसर आ गया मीटर में। उसके बाद किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, उसके बाद टाइम हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन और करेंगे इसमें, 3 और 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिटन ऑन बोर्ड। द वेवलेंथ ऑफ साउंड इमिट्स बाय अ सोर्स इज 1.7 मीटर। तो वेवलेंथ है इसका, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो जो वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू कितना 1.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। वेवलेंथ हो गया इतना। वेलोसिटी उसका क्या दिया हुआ है 343.2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है उसका, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। चलो जो फाइंड करना है एफ फाइंड करना है। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है वी बाई लैम्डा, वी बाई लैम्डा। एफ इज इक्वल टू क्या होता है वी बाई लैम्डा, क्योंकि फार्मूला आपको पता होगा। फार्मूला क्या था कि वी इज इक्वल टू लैम्डा एफ। ठीक है, वी इज इक्वल टू लैम्डा एफ। नहीं आता तो उसको याद कर लीजिए, वी इज इक्वल टू लैम्डा एफ। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई लैम्डा। तो एफ वी का वैल्यू कितना है देखो जरा, वी का वैल्यू 343.2 और लैम्डा का वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻2। तो -2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा भाई देखो, एफ इज इक्वल टू 343.2 इंटू 1.7 इंटू 10 पावर, पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो एफ इज इक्वल टू क्या बचेगा 3432/17। पॉइंट से हट गया ना, 17 इज इक्वल टू इंटू 10⁻²। इसको डिवाइड कीजिए 17 से, तो 17 से जो डिवाइड करेंगे 3432 को कितना वाला आएगा 2 टाइम्स 34 कट गया, 3 नहीं लगेगा 0 2 2 17 कितना बचेगा ये 12 में 7 गया 5 1 है ना, 1 तक आ गया था ना, 0.0 17 7 19 से 17 36 17 36 से 8 होने लगेगा 136 4 1 कट गया 0 17 7 17 36 से 8 से फिर से लगेगा 136 यानी बच जाएगा 4। यानी कितना आ गया आपका, जो इसको डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ फॉर फोर्स नहीं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आ जाएगा 201.88 इंटू 10⁻²। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 200, 2 डिजिट है तो पॉइंट यहाँ से हटा करके 100 कर देंगे और 100 से पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर कट जाएगा, आएगा क्या 201.88
हर्ट्स। ठीक है, इसको किलो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 20.2 अप्रॉक्स लिख सकते हैं इसका, है ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलो में चेंज करेंगे तो 2188 किलो हर्ट्स डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि किलो मैंने चेंज किया तो एफ इज इक्वल टू 20.188 किलो हर्ट्स। इट्स द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको? जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, इरेज करेंगे, लिख लिए। क्लियर है? डिवीजन यहाँ पे किया हुआ है शॉर्ट में, क्लियर है? हो गया, इरेज कर दें। ओके ओके, इट्स द लास्ट क्वेश्चन गिवन ऑन बोर्ड, रिटन ऑन बोर्ड। ये देखो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? ठीक है ना। अब इसमें क्या फाइंड करने के लिए बोलता है? पहला बोला एम्पलीट्यूड फाइंड करो। तो एम्पलीट्यूड मैंने बताया था मैक्सिमम हाइट थी। कहाँ मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है? दिख रहा है ना, 5 पे। नीचे भी क्या है, -5 पे। तो हाइट इसका लिखना है तो 5 लिखो, -5 लिखो, तो इसका हाइट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जो होगा दैट विल बी 5। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कहाँ पे बन रहा है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहाँ बन रहा है, ऊपर देखो हाइट कितना, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा रहा है, 5 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, अगर ये सेंटीमीटर में है, इधर भी किस चीज़ में है, सेंटीमीटर में, और इधर भी किस चीज़ में दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों सेंटीमीटर में दिया होता है। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, है ना। 5 मैक्सिमम 5 तक जा रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो प्लस और माइनस लिखने से मतलब नहीं है, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड में क्या दिया हुआ है भाई, सेकेंड में आपको बोलता है वेवलेंथ। वेवलेंथ फाइंड करना, तो वेवलेंथ लैम्डा होता है। तो वेवलेंथ क्या होता है भाई, कि मिनिमम डिस्टेंस एट विच इट रिपीट। मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे रिपीट कर गया। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से चलना शुरू किया, देखो रिपीट कहाँ पे किया, ई पे किया। ए से चलना किया, रिपीट कहाँ किया, ई पे किया। तो कितना डिस्टेंस पे रिपीट कर रहा है, 10 है यहाँ, 20 पे रिपीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। जितना पे वो रिपीट कर जाए, देखो यहाँ से चलना शुरू किया, रिपीट कहाँ कर रहा है, ई पे, यानी कि 20 पे रिपीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ उसका हो गया 20। एम्पलीट्यूड निकल गया, वेवलेंथ हो गया उसका 20 है। एम्पलीट्यूड निकल गया 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ हो गया 20। अब इसका फ्रीक्वेंसी इज गिवन, है ना। तीसरा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ इज गिवन कितना है, 100 हर्ट्स। फाइंड क्या करना है आपको, वेलोसिटी फाइंड करना है। थर्ड में क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा। तो v इज इक्वल टू एफ का वैल्यू कितना, देखो जरा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 100 और लैम्डा का वैल्यू है 20। ठीक है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर में करना चाहेंगे तो 2000 डिवाइडेड बाई 100 मीटर पर सेकेंड। कट करेंगे तो 2 0 से 2 0 हो गया। v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसका जो वेलोसिटी निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड निकल करके आगे इसका जो वेलोसिटी निकला 20 मीटर पर सेकेंड निकला। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे साउंड के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड के बारे में, कुछ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और रेंजेस ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के रेंजेज होते हैं, कौन सा साउंड हम सुन सकते हैं, कौन सा साउंड हम नहीं सुन सकते। और एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।